बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने इब्ने खुल्दून साहब के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग ऑगस्ट कॉम्टे के बारे में पढ़ते हैं। ये 1798 से 1857 तक इनका टाइम था। अच्छा, ऑगस्ट कॉम्टे को फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं। बार बार सवाल आता है एमसीक्यूज में, याद रखिएगा इस चीज को। ये पैदा हुए थे ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन और सिविल वॉर्स जब हो रही थी तब पैदा हुए थे, और उन्हीं चीजों को देखते हुए इन्होंने फिर सोचा कि मैं सोसाइटी पे स्टडी करूं, सोसाइटी के कॉजेस क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, इश्यूज क्या हैं, उनके सोल्यूशंस क्या होंगे, क्यों आपस में लड़े। तो इस चीज को देखते हुए उन्होंने ये फैसला किया था। उनके मेजर वर्क्स यहाँ पे लिखे हुए, कुछ मेजर वर्क्स हैं जिसमें वो बड़े मशहूर हैं उनके। जर्नल व्यू ऑफ पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविज्म उनकी थ्योरी को बोलते हैं। आगे बात करते हैं द पॉजिटिव फिलोसफी और सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटिक्स। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा एपिटोम दे देता हूँ। इन्होंने बोला है कि जिस तरह हम लोग नेचुरल साइंसेस पढ़ते हैं ना, प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं, सर्वे करते हैं, कंपैरेटिव स्टडीज करते हैं, इसी तरह आपने सोसाइटी को भी उसी तरह पढ़ना है। सोसाइटी भी एक साइंस है, आपने इसको एज अ नेचुरल साइंस लेना है, वही आपने एक्सपेरिमेंट करना है, वही आपको एम्पेरिकल एविडेंसेस चाहिए, आपने उसी ह्यूमन सोसाइटी के लॉज बनाने हैं ताकि उससे अभी के सोल्यूशन और आगे की उनको डायरेक्शन मिल जाए। इनका मेन काम ये था कि सोसाइटी जो सोशल स्टडीज है दे आर सेम लाइक दिस इज सेम लाइक नेचुरल साइंसेस। तो आपने इस पे बड़ा साइंटिफिक स्टडी की तरह स्टडी करना है। एज फादर ऑफ सोशियोलॉजी, इन्होंने सोशियोलॉजी का टर्म कॉइन किया था 1938 के अंदर। अगेन एमसीक्यूज 1936 में इन्होंने पहला जो नाम दिया था वो सोशल फिजिक्स दिया था, लेकिन बाद में देखा गया कि एडोल्फ फौकॉल्ट ने ये टर्म ऑलरेडी ले लिया था अपने स्टडीज के लिए, और फिर इन्होंने 1938 में सोशल फिजिक्स हटा के सोशियोलॉजी नाम दे दिया था। तब से सोशियोलॉजी हमारे पास एज अ सब्जेक्ट भी आ रहा है। इन्होंने बिलीव किया साइंटिफिक स्टडी लाइक नेचुरल साइंसेस, सोशल साइंसेस की स्टडी नेचुरल साइंसेस की तरह हमने करनी है। यूज एम्पेरिकल डेटा टू डिस्कवर लॉज ऑफ सोसाइटी, जो भी बात कर रहा था मैं पहले। इन्होंने टर्म एल्ट्रुइज्म अपने जो थ्योरेटिकल फाउंडेशन है ना उसकी स्टडी को इन्होंने टर्म दिया एल्ट्रुइज्म, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। इन्होंने सोसाइटी को, सोशियोलॉजी को डिफाइन किया, कैसे किया? द साइंस ऑफ सोशल फिनोमेना सब्जेक्ट टू नेचुरल इनवेरिएबल लॉज। इनकी तरफ से जो सोशियोलॉजी की डेफिनेशन आई थी वो ये। फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी सोशियोलॉजी सोसाइटी के कि एब्स्ट्रैक्ट साइंस है सोशियोलॉजी, एक साइंस की तरह आपके पास, और दूसरा ये ऑब्जेक्टिव एनालिसिस पे डिपेंड करती है, कंसर्न है ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, सब्जेक्टिव स्टडीज पे नहीं है। सिंथेटिक अप्रोच है आपके पास, नॉलेज ऑफ ऑल फील्ड्स। आपको अगर सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ना है तो आपको हर फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप एक दूसरे से रिलेट करके प्रॉपर रीजंस मालूम हो, कॉजेस पता चले, आपको इफेक्ट्स पता चले। प्रेडिक्टिव इन नेचर बोले, जैसे नेचुरल साइंसेज में हम लोग एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं, थोड़ा प्रेडिक्टिव है ना, तो ये सोशल साइंसेज में प्रेडिक्टिव इन नेचर है, बेस्ड ऑन पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट्स। जब आप पास्ट, हम लोग हमेशा हिस्ट्री इसीलिए पढ़ते हैं ना कि हमें प्रेडिक्शन हो आगे की, कि फ्यूचर में लोग क्या करने वाले हैं, इनके तौर तरीके क्या है। अगर मैं ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे अप्लाई करूँ या यहाँ पे इसकी मार्केटिंग करूँ तो इनके क्या रिएक्शंस होंगे। तो सोशियोलॉजी भी प्रेडिक्टिव इन नेचर है। आखिरी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। जब भी सोशल ऑर्डर आपने मेंटेन करना तो सोशियोलॉजी की स्टडीज बहुत जरूरी है। मेंटेन करना सोशल ऑर्डर को, या चेंजेस लाना, या सोशल रिकंस्ट्रक्शन करना, हर चीज के बारे में आपको सोशियोलॉजी ही बताता है। पॉजिटिविज्म, इन्होंने एक थ्योरी अपना, पॉजिटिविज्म के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर है। इन्होंने वही जो मैं आपसे बात कर रहा, नेचुरल साइंसेस की तरह आपने इसे पढ़ना है, सोशल साइंसेस को, इसको हम लोग पॉजिटिविज्म कहते हैं। प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए, डाटा कलेक्शन होनी चाहिए, एम्पेरिकल डाटा हो, एम्पेरिकल डाटा पे स्टडी हो, उसका एनालिसिस हो, फिर आप रिजल्ट दो। ओके, डिफाइंड एज एन अनकॉम्प्रोमाइजिंग डेडिकेशन टू प्रिंसिपल्स दैट गवर्न द स्टडी ऑफ नेचुरल साइंसेस। वही प्रिंसिपल्स आपने अप्लाई करने हैं जो कि नेचुरल साइंसेस के लिए अप्लाई करते हैं। नोशन ऑफ अप्लाइंग, ये दूसरी इसकी डेफिनेशन है, नोशन ऑफ अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड ऑफ नेचुरल साइंसेस टू स्टडी सोसाइटी। जो नेचुरल साइंसेस में साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल करते हैं वही आप यहाँ पे अप्लाई करो। एक और है द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ सोशल फिनोमेना, ये बड़ी आसान सी डेफिनेशन है। पॉजिटिविज्म इज द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ सोशल फिनोमेना। एवोल्यूशनरी व्यू ऑफ सोसाइटी, इनका ये सवाल बहुत दफा बास पेपर्स में आया हुआ है कि जिसे या तो एवोल्यूशनरी व्यू ऑफ सोसाइटी ऑगस्ट कॉम्टे के बोलते हैं, या फिर लॉ ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस, दोनों में से कोई भी नाम दे सकते हैं।
ये हमें ये बताता है। अच्छा, ये क्या आपका लॉ क्या स्टेट कर रहा है? स्टेट्स दैट ईच ऑफ आवर लीडिंग कंसेप्शंस, ईच ब्रांच ऑफ नॉलेज, ऑल ह्यूमन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट passes successfully through three different theoretical conditions। बोले जितनी भी नॉलेज है, जितनी भी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, ये हर चीज है ना 3 स्टेजेस से होके जाता है। पहला है थियोलॉजिकल, सेकंड मेटाफिजिकल, थर्ड पॉजिटिव। ठीक है, थियोलॉजिकल मैं आपको इस बारे में तीनों स्टेजेस के बारे में डिटेल बताता हूँ, बस आपने यहाँ पे याद रखना है। मेटाफिजिकल जो बीच वाला स्टेज है इज ओनली फेज ऑफ ट्रांजिशन। अच्छा, ये क्या है? पहला स्टेज से होके कोई चीज गुजरेगी तो दूसरे स्टेज पे जाएगी, दूसरे से होके गुजरेगी तो तीसरे स्टेज पे जाएगी। इस चीज मैंने यहाँ पे लिखा है ईच लेटर स्टेज इज सुपीरियर। मतलब ये ऐसे आ रहा है, ऐसे चलता हुआ आ रहा है, तो लेटर स्टेज है वो सुपीरियर है। मतलब अभी जो हम जिस दौर में रह रहे हैं दैट इज द पॉजिटिव स्टेज ऑफ सोसाइटी। तो हम लोग इसको देखते भी है क्या। पहला थियोलॉजिकल स्टेज है जिसे हम लोग फिक्शियस स्टेज भी कहते हैं। थियोलॉ अच्छा, इस पे मेन कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग थी कि जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी फिनोमेना हो रहे हैं, वो सुपर नेचुरल पावर की वजह से हो रहे हैं। एक ह्यूमन का, एक इंसान का, एक सोसाइटी का इसके अंदर कोई लेना देना नहीं है। जितनी भी चीजें हो रही है वो सब सुपर नेचुरल एंटिटी की वजह से हो रही है, सुपर नेचुरल पावर की वजह से हो रही है। ठीक है, ये फिक्शियस अंडरस्टैंडिंग एवरी फिनोमेना थ्रू नेचुरल, सुपर नेचुरल, हर चीज को सुपर नेचुरल तौर पे आप देखते हो तो। ठीक है, एवरीथिंग हैपनिंग बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ सुपर नेचुरल एंटिटीज, दिस बिलीव इज नोन एज फेटिशम। इस बिलीफ को हम लोग फेटिशम कहते हैं, क्योंकि इधर ये सोचा जाता है हर चीज सुपर नेचुरल एंटिटीज का दखल है, वो ये काम करे तभी हर चीज ये हो रही है। लेकिन जब ऐसा कॉन्सेप्ट हो जाता है तो यहाँ पे क्या हुआ, एक कॉन्सेप्ट ये हुआ कि आग ये काम करी तो आग की आपने इस वक्त पूजा करनी है, सूरज निकलना है तो सूरज की पूजा करनी है, चांद आ रहे चांद की, पानी की पूजा, पत्थरों की पूजा, पता नहीं किस किस। इन्होंने क्योंकि हर चीज को दे दिया कि ये वाली चीज हमारा ये फंक्शन परफॉर्म करिए, ये चीज हमारा ये फंक्शन परफॉर्म करिए, तो इन्होंने हर चीज को सुपर नेचुरल एंटिटी करार दे दिया और फिर बाद में उसकी पूजा करने लगे। तो उस वजह से क्या हुआ, एक पॉलीथीज्म का कॉन्सेप्ट आता है। पॉलीथीज्म का होता है कि जब आप ज्यादा खुदाओं की, मोर देन वन गॉड की जब आप पूजा करते हो, दैट इज नोन एज पॉलीथीज्म। लेकिन उसके बाद ये होता है जब ये चीजें होती रही, हर चीज की, हर चीज को आप प्रे कर रहे हो, हर चीज पे प्रे कर रहे हो, तो उधर एक कंफ्यूजन पैदा हुई कि हमारा असल में कौन संभाल रहा है हर चीज को। सूरज अगर ऊपर आ रहा है तो ऊपर नीचे भी तो जा रहा है ना वापस। सूरज, अगर सूरज गॉड होता तो सूरज को हमेशा ऊपर रहना चाहिए था, या अगर पानी होता तो पानी कभी सूखता नहीं, या आग होती तो आग कभी बुझती नहीं। तो आपके पास क्या, खैर इन्होंने क्या किया, पॉलीथीज्म ने इतनी कंफ्यूजन पैदा कर दी थी कि लोग, प्रिमिटिव पीपल ने क्या किया, इन सब चीजों को छोड़ के एक एक खुदा की पूजा करना शुरू कर दी। जब ये सोच आई इनके दिमाग के अंदर, एक गॉड को प्रे करना शुरू करते, एक सोच आई, तो इस सोच ने क्या किया, एडवेंट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। जब आप किसी चीज को लॉजिकली सोच रहे हो तो उसको बोलते हैं लॉजिकल थिंकिंग। इसने क्या किया, मोनोथीज्म का कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे कि एक गॉड को आप प्रे करेंगे। अच्छा, ऐसे इस सोसाइटी में क्या हुआ, थियोलॉजिकल स्टेज में सच थिंकिंग सपोर्टेड बाय मिलिट्री सोसाइटी। मिलिट्री का मतलब बहुत सारे डोमिनेटेड लोग, डोमिनेटेड बाय प्रीस्ट, मोनार्क्स एंड मिलिट्री मैन। इस पे क्या होता था, ये प्रीस्ट, मोनार्क्स और मिलिट्री मैन डोमिनेट करते थे। ये कहते थे कि गॉड वाज कंसीडर्ड एज हेड ऑफ हायरार्की। मतलब जो खुदा है वो हर चीज का हेड है, इस पूरी हायरार्की का हेड है, और हम लोग क्या है, उसके वाइसरेंट है, हम लोग उनके खलीफा है। तो हमें वो बताते तो हम आपको बताते हैं। और इस कॉन्सेप्ट पे इन्होंने क्या किया, पूरी सोसाइटी को रूल करना शुरू कर दिया था। आपको उम्मीद है कि थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हो गया होगा थियोलॉजिकल स्टेज का। सेकंड आता है मेटाफिजिकल स्टेज। मेटाफिजिकल को आप फिलोसॉफिकल और एब्स्ट्रैक्ट स्टेज भी कहते हैं। एक और बात आपको पहले जो मैंने बताई थी, दैट इज द ट्रांजिशन स्टेज। मेटाफिजिकल स्टेज में क्या हुआ, इमेजिनेशन इज रिप्लेस्ड बाय रैशनलिज्म। यहाँ पे लोग ने क्या किया, रैशनल सोचना शुरू कर दिया। पहले इमेजिन कर रहे थे ना हर चीज को, अब इस स्टेज में क्या हुआ, रैशनलिज्म, हर चीज को रैशनल तरीके से सोचना शुरू कर दिया। अब इससे हुआ क्या, जब रैशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आता है, लोग लॉजिकल सोच रहे हैं, तो शेप ह्यूमन थिंकिंग टू सर्च फॉर ऑर्डर। इधर बोला अब हमें करना क्या चाहिए, इस सोसाइटी को सही करने के लिए, एक ऑर्डर बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, लोगों ने सोचना शुरू कर दिया सोसाइटी को एक सोशल ऑर्डर में कैसे लाना है। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए कि स्टैंडर्ड्स को सारे फॉलो करेंगे, जो फॉलो नहीं करेगा वो पनिश लेगा।
तो और उस पर फाइन्स पड़ेंगे और डिफरेंट चीजें जो हमारे पास हमें डिफरेंट मूवीज, पुरानी जो मूवीज आती हैं उनमें नजर आती हैं। सब स्टैंडर्ड्स बनाए गए और लीगल सोसाइटी का, यही लीगल सोसाइटी हुआ ना, आपको स्टैंडर्ड्स बना के दे दिए कि आपने अगर ये काम करना है तो आपने इस पैराडाइम में रह के इस बाउंड्री में लगे करना है, ये काम करना है इस बाउंड्री में, इससे बाहर नहीं जाएंगे, तो लीगल सोसाइटी बन गई यहाँ पे। अब यहाँ पे जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पहले कौन देख रहा था पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन? मोनार्क्स, मिलिट्री मैन, प्रीस्ट, ये देख रहे थे। अब यहाँ पे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कौन देख रहा है? लेड बाय स्टेट एंड लॉयर्स। स्टेट देख रहा है और लॉयर जो कानून बना रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब रैशनल थिंकिंग आई तो डिवाइन राइट्स को रिप्लेस कर दिया गया। वहां यहाँ पे अब सोशल सुपरनैचुरल एंटिटीज के बारे में बात नहीं की जा रही, यहाँ पे बात हो रही है रिप्लेस कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन राइट। जो पिछले वाले कॉन्सेप्ट सोलॉजिकल स्टेज वाले वो रिप्लेस हो गए। स्ट्रेंथेंड लीगलिस्टिक सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे लीगल सोशल ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा पावर मिल गई, तभी स्टेट और लॉयर्स आगे बढ़े। थर्ड है पॉजिटिव स्टेज। पॉजिटिव स्टेज को साइंटिफिक स्टेज भी कहते हैं, ये थर्ड स्टेज है। अच्छा, यहाँ पे की बात होती है लॉज ऑफ यूनिवर्स आर एक्सप्लोर्ड। यहाँ पे लॉज ऑफ यूनिवर्स को एक्सप्लोर किया गया, डिस्कवर किया गया थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन एंड कंपैरेटिव एनालिसिस। यहाँ पे डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए गए, ऑब्जर्वेशन, कंपैरेटिव एनालिसिस, उस पर डाटा मिला हमें, उस पर वर्किंग की, स्टडी की, उसको अप्लाई करके देखा। तो यहाँ पे क्या है, रिसर्च का जमाना स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद मेटाफिजिकल थिंकिंग जो थी पहले, जो हमारे पिछले स्टेज में थी, वो रिप्लेस हो गई। मेटाफिजिकल थिंकिंग जहाँ पे स्टैंडर्ड्स हमने वगैरह बनाया था वो रिप्लेस हो गई किससे? रिप्लेस बाय साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग। अब लोग सारे साइंटिफिक तरीके से सोचते हैं, रिसर्च करते हैं, क्यों हो रहा है, फिर आप पहले क्या लो क्या हो रहा है, अब यहाँ पे लोग क्यों हो रहा है, इतना डिटेल्ड स्टडी होता है। इस पे स्टडी, प्रॉब्लम्स को स्टडी करना, उस पर सोल्यूशन, या चेंज क्यों नहीं लोग रेजिस्ट कर रहे हैं उसको स्टडी करना। अब क्या है, लुक फॉर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। जब भी कोई काम होता था, जब भी कोई कॉन्सेप्ट किसी के सामने आता था, तो वहां पे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देखी जाती थी। अब क्या है, पहले स्टेट डोमिनेट थी, अब स्टेट इज रिप्लेस बाय होल ह्यूमन रेस एज सोशल यूनिट। पहले सोशल यूनिट कौन था? कोई स्टेट थी, कोई कंट्री था। अब यहाँ पे क्या, पूरी सोशल यूनिट है। अच्छा, स्टेट इज रिप्लेस बाय होल ह्यूमन रेस एज सोशल यूनिट। अब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कौन यहाँ पे लेड कर रहा है? हेल्ड बाय साइंटिफिक मोरल गाइड्स। यहाँ पे साइंटिफिक जो मोरल गाइड्स है, जिससे हम लोग साइंटिस्ट कहते हैं, वो लेड कर रहे हैं पॉलिटी में। वो जो आपको रिसर्च देंगे, जो आपको तौर तरीके बताएंगे, आपको वो मानना पड़ता है। तो दीज आर 3, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आपने तीनों स्टेजेस याद रखनी है। साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी टू स्टडी सोसाइटी। इन्होंने बोला साइंटिफिक तरीके से हमने अगर सोसाइटी को स्टडी करना है तो कौन सा साइंटिफिक तरीके से स्टडी करना है। ऑगस्ट कॉम्टे बोलते हैं कि ऑब्जर्वेशन बाय यूज ऑफ सेंसेस, आप देखें, स्टडी करें सोसाइटी को। एक्सपेरिमेंटेशन से स्टडी करें आप सोसाइटी को। कंपैरिजन पास्ट और प्रेजेंट को, कंपैरिजन के वक्त के साथ क्या क्या चेंजेस आए हैं वो आप उसको स्टडी करें। हिस्टोरिकल एनालिसिस, जब आप हिस्ट्री को पढ़ें ताकि आपको ये पता चले सोसाइटी में कौन सी मिस्टेक्स की थी, जिस वजह से उन्होंने कौन से वो उनको देखा, उन्होंने कौन से अफेक्ट बियर किए, और तो आपने वो मिस्टेक, हमने हिस्ट्री इसीलिए तो पढ़ते हैं ना कि हमें वो गलतियां दोबारा रिपीट ना करें और बेहतर से बेहतर तरीके से तरफ जाए। अनफॉर्चुनेटली हमने तारीख से यही सीखा है कि हमने तारीख से कुछ नहीं सीखा। जो गलतियां 1947 में हो रही थी उससे शायद ज्यादा गलतियां आज हो रही हैं। चले खैर, हिस्टोरिकल एनालिसिस लॉ ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस हमें बताता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशियोलॉजी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशियोलॉजी, ऑर्गेनिज्म। ये अगेन आपको एक बात अगेन यहाँ पे ऑगस्ट कॉम्टे की याद होनी चाहिए कि ये स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म को सपोर्ट करते हैं। जो पहला पैराडाइम था हमारा, जो ऑर्गेनिज्म थ्योरी बोलते हैं, सेम जो मैं आपसे पहले बात कर रहा था, पिछली वीडियो में हमने बात की कि पूरी सोसाइटी की ह्यूमन बॉडी की तरह है। जिस तरह ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स मिलके काम करते हैं तभी एज अ होल सही तरह काम करता है ह्यूमन बॉडी। इसी तरह सोसाइटी इज मेड ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूट। जब सारे इंस्टीट्यूट सही काम करेंगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी भी सही तरह काम करेगी। तो आगे इन्होंने जो बात की थी, सोसाइटी इज इंटीग्रेटेड होल, वही ऑर्गेनिज्म का जो माइंड में आप रखें। टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी इट इज नेसेसरी टू एनालाइज इट एज होल। आपको अगर सोसाइटी को समझना है तो आपने एज अ होल उसके बारे में स्टडी करनी है। आप उसे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके उसके बारे में स्टडी करेंगे तो आपको एक क्लियर पिक्चर नजर नहीं आएगी, अकॉर्डिंग टू ऑगस्ट।
ऑर्गेनाइज अराउंड कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्टैटिक एंड सोशल डायनेमिक। इन्होंने बोला अगर आपको सोसाइटी को स्टडी करना है ना, तो आप दो चीजों की स्टडी करें, सोशल स्टैटिक की और सोशल डायनेमिक की। सोशल स्टैटिक और सोशल डायनेमिक है क्या? सोशल स्टैटिक बोलते हैं कि अगर आप सोशल ऑर्डर की स्टडी कर रहे हैं, सोशल ऑर्डर कौन सी सोसाइटी में कैसा है, या उसकी स्टेबिलिटी के बारे में स्टडी करेंगे, अगर स्टेबल है तो क्यों है, उसके बारे में स्टडी करना है, इसको सोशल स्टैटिस्टिक कहते हैं। या फिर आप सोशल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करें, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है, कौन कौन से काम कर रहे हैं, उनके पार्ट्स कौन कौन से हैं, फंक्शंस कौन से हैं, उनके रिलेशनशिप आपस में कैसे हैं, ये सारी चीजों के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सोशल स्टैटिस्टिक्स, कि सोसाइटी कैसे काम कर रही है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सोशल स्टैटिस्टिक्स। सोशल डायनेमिक्स क्या है? डायनेमिक्स होता है चेंजिंग, उसको डायनेमिक्स कहते हैं ना, जैसे इंग्लिश टर्म। सोशल डायनेमिक्स बोलते हैं जब आप प्रोग्रेस और चेंज के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं। चेंजेस सोशल स्ट्रक्चर में वक्त के साथ साथ कैसे हुआ और क्यों हुआ, और लोगों ने किस तरह रिएक्ट किया, उन्होंने किस तरह बिहेव किया, कितने पार्ट ऑफ सोसाइटी ने रेजिस्टेंस दी, कितना चेंज हमारा कामयाब हुआ, चेंज का इफेक्ट कैसे हो रहा है फ्यूचर के अंदर। तो ये सारी चीजें सोशल डायनेमिक्स में आ जाती है हमारे पास। अब ऑगस्ट कॉम्टे के रिलीजन के लिहाज से क्या पर्सपेक्टिव, क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, उनका क्या आउटलुक था। उन्होंने बोला रिलीजन इज समथिंग इररेशनल, मतलब कोई रैशनल, कोई सोचने, क्या सोचे इसके बारे में जो एविडेंस ही प्रोवाइड नहीं कर, अकॉर्डिंग टू हिम। बोले रिलीजन का जो कॉन्सेप्ट है वो समथिंग इररेशनल है, नॉट एबल टू पास थ्रू साइंटिफिक वेरिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू हिम कि अगर कोई कॉन्सेप्ट, कोई चीज साइंटिफिक वेरिफिकेशन से पास नहीं हो रही, वो इररेशनल है। तो बोलते हैं इसी तरह रिलीजन भी साइंटिफिक वेरिफिकेशन से पास नहीं हो रहा, इसीलिए कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन इज इररेशनल। उन्होंने बोला कि कुछ अरसे में सेक्युलर है ना, वो रिप्लेस करते हैं सेक्रेट को। सेक्रेट वही है जो कि रिलीजन को, कॉन्सेप्ट रिलीजन को सपोर्ट करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उस बिलीफ सिस्टम पे चलता है। तो अकॉर्डिंग टू हिम कि कुछ अरसे में सेक्युलर जो है माइंडसेट वो रिप्लेस करते हैं सेक्रेट को, और रिलीजियस बिलीफ विल बी रिप्लेस बाय साइंटिफिक नॉलेज। जितने रिलीजियस बिलीव है ना वो सारे रिप्लेस हो जाएंगे, और साइंटिफिक नॉलेज ही हर जगह होगी। सारे लोग साइंटिफिक नॉलेज को ही फॉलो करेंगे, जो साइंटिफिक नॉलेज बोलेगी उसी चीज को, वही सही है, बाकी हर चीज गलत कंसीडर की जाएगी। तो आई होप आपको इसका ऑगस्ट कॉम्टे का मेन आइडिया और मेन थ्योरी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज।